मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको मेरा नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का गोस्वामी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में सम्राट अशोक अध्याय 8 एक महान शासक सामाजिक विज्ञान के इतिहास पाठ्य पुस्तक में बतलाया था। बच्चों, मैंने आपको दो भागों में भाग 1 और भाग 2 में सम्राट अशोक के साम्राज्य, सम्राट अशोक के धर्म और उनके राज्य के बारे में, प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में मैंने आप लोगों को बतलाया था। बच्चों, आज हम आपके बीच इसी पाठ अध्याय 8 सम्राट अशोक एक महान शासक के पाठ के अंत में दिए गए प्रश्न उत्तर को लेकर के आपके बीच आए हैं। तो हम लोग आइए आज शुरुआत करेंगे पाठ के प्रश्न उत्तर। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, अभ्यास। तो अभ्यास के यहाँ कुछ प्रश्न हैं। ये है, पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ आपका 4 प्रश्न हैं। पहला, अशोक के ज़्यादातर अभिलेख रिक्त स्थान भाषा में हैं। ख, उत्तरापद प्रांत की राजधानी खाली स्थान थी। ग, कलिंग युद्ध, यहाँ 2 है खाली स्थान, के बीच लड़ा गया था। घ, अशोक के 13वें शिलालेख में युद्ध के भयानक परिणामों का उल्लेख है। तो यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति करना हम लोग सीखेंगे। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 2 जो है, उसमें आपके सम्राट अशोक का साम्राज्य किन किन क्षेत्रों में फैला था। यहाँ भी आपको प्रश्न संख्या 2 में 4 प्रश्न हैं। इसके बाद आपके पृष्ठ संख्या 81, पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 81 में कुछ चर्चा के प्रश्न हैं, जहां आपको 6 प्रश्न हैं। 3, 4, 5 और 6 प्रश्न हैं। तो आइए हम लोग आज शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न से रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। बच्चों, आप सबसे यही उम्मीद है कि आप प्रश्न उत्तर को ध्यान से समझेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको प्रश्न उत्तर बनाने में या जवाब देने में किसी तरह की कोई परेशानी न हो। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर अध्याय 8 सम्राट अशोक एक महान शासक। तो हम लोग शुरुआत करेंगे पहला प्रश्न से। आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक में जो दिया गया है वह रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ मैं आप लोगों को हल के साथ बतला दे रहा हूँ, आप ध्यान देंगे। पहला है क नंबर, अशोक के ज़्यादातर अभिलेख खाली स्थान भाषा में है। तो यहाँ पर होगा प्राकृत। आप यहाँ देख सकते हैं, आपका यहाँ खाली स्थान जो दिख रहा है, उस खाली स्थान में हम भरेंगे प्राकृत। तो अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा में है। ख नंबर, उत्तरापथ प्रांत की राजधानी रिक्त स्थान थी। तो क्या होगा इसका उत्तर? तो आप देखिए, आपका यहाँ प्रश्न दिया गया है, उत्तर यहाँ है तक्षशिला। तो हम रिक्त स्थान में क्या भरेंगे? यहाँ पर तक्षशिला। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी। ग नंबर, कलिंग युद्ध रिक्त स्थान है, वह फिर रिक्त स्थान है, के बीच लड़ा गया था। तो यहाँ कलिंग युद्ध किनके किनके बीच लड़ा गया था? तो अशोक और कलिंग राज्य के साथ। तो यहाँ हम खाली स्थान में पहला भरेंगे अशोक और दूसरा में भरेंगे कलिंग राज्य। तो कलिंग युद्ध अशोक व कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया था। घ नंबर प्रश्न है बच्चों, अशोक के 13वें शिलालेख में खाली स्थान युद्ध के भयानक परिणामों का उल्लेख है। तो यहाँ किस युद्ध का उल्लेख है? तो जैसा कि मैंने पाठ में पढ़ाया था, 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का भयानक परिणाम का उल्लेख है। तो यहाँ हम रिक्त स्थान में क्या भरेंगे?
रिक्त स्थान में यहाँ पर कलिंग भरेंगे। तो आगे देखते हैं। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के भयानक परिणामों का उल्लेख है। फिर से देखें आप, पहला प्रश्न क अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा में है। ख नंबर उत्तरापथ प्रांत की राजधानी तक्षशिला थी। ग नंबर कलिंग युद्ध अशोक व कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया था। घ नंबर अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के भयानक परिणामों का उल्लेख है। तो ये था बच्चों पहला प्रश्न। आइए अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। आपके पाठ्य पुस्तक में पेज संख्या 80 में जो दूसरा प्रश्न है वह है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न क है, सम्राट अशोक का साम्राज्य किन किन क्षेत्रों में फैला हुआ था। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बतलाया था कि सम्राट अशोक का साम्राज्य भारतवर्ष में विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था। इसमें संपूर्ण उत्तर भारत, मध्य भारत, वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान शामिल थे। तो आपका जवाब होगा, प्रश्न है सम्राट अशोक का साम्राज्य किन किन क्षेत्रों में फैला हुआ था। तो आप जवाब लिखेंगे, सम्राट अशोक का साम्राज्य भारतवर्ष में काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था। इसमें संपूर्ण उत्तर भारत, मध्य भारत, वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान शामिल थे। तो ये था क नंबर के प्रश्न का उत्तर। आइए बच्चों अब हम ख नंबर देखते हैं। अशोक ने अपने साम्राज्य को कितने प्रांतों में बांटा था, उसके नाम लिखिए। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, बतलाया था कि अशोक ने, हम इसका उत्तर लिखेंगे, अशोक ने अपने साम्राज्य को 5 प्रांतों में बांटा था जिनका नाम निम्नलिखित है। तो आप देख सकते हैं यहाँ 5 प्रांत है। पहला उत्तरापथ, दूसरा अवंती राष्ट्र, तीसरा कलिंग, चौथा दक्षिणापथ और 5वां प्रासी। तो आपका जवाब होगा कि अशोक ने अपने साम्राज्य को 5 प्रांतों में बांटा था जिनके नाम निम्नलिखित हैं। पहला उत्तरापथ, दूसरा अवंती राष्ट्र, तीसरा कलिंग, चौथा दक्षिणापथ, 5वां प्रासी। तो ये था ख नंबर के प्रश्न उत्तर। आइए अब हम ग नंबर के प्रश्न को पढ़ते हैं। अशोक का धर्म क्या था? धर्म प्रचार के लिए किस पदाधिकारी की नियुक्ति की गई थी? तो जैसा कि मैंने बताया था कि धर्म शब्द संस्कृत भाषा के धर्म शब्द का प्राकृत रूप है। तो आइए हम ग नंबर के प्रश्न को उत्तर जानते हैं कि धर्म शब्द संस्कृत भाषा के धर्म शब्द का प्राकृत रूप है। अशोक ने अपने दूसरे तथा 7वें स्तंभ लेखों में धर्म की व्याख्या इस प्रकार की है। तो बच्चों मैंने आप लोगों को बतलाया था कि उनके सम्राट अशोक के दूसरे और 7वें स्तंभ लेखों में धर्म को व्याख्या किया गया है। क्या किया गया है, ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। धर्म है साधुता, बहुत से कल्याणकारी कार्य, पाप रहित होना, मृदुता, दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता, दया, दान एवं सुचिता। इसके अलावे प्राणियों का वध न करना, जीव हिंसा न करना, माता पिता तथा बड़ों की आज्ञा मानना, गुरुजनों के प्रति आदर, मित्र संबंधियों, परिचितों, ब्राह्मणों तथा श्रमणों के प्रति दानशीलता व उचित व्यवहार, गुलामों के प्रति उचित व्यवहार भी धर्म के अंतर्गत आते हैं। अब आपको ग नंबर प्रश्न में पूछा है कि धर्म प्रचार के लिए किस पदाधिकारी की नियुक्ति की गई थी। तो अशोक, इसका जवाब लिखेंगे, अशोक ने धर्म प्रचार के लिए धम्म महामात्र नामक पदाधिकारी की नियुक्ति की थी। तो वह पदाधिकारी कौन था? तो धम्म महामात्र।
घर नंबर प्रश्न है बच्चों कि अशोक के बारे में हमें जानकारी किस प्रकार मिलती है। तो आइए हम इस प्रश्न को देखते हैं। अशोक इतिहास के महानतम राजाओं में से एक है। यहाँ हमें अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। तो कहाँ से प्राप्त होती है, यहाँ आपको उत्तर में बताया गया है, आप लोग ध्यान से सुने। उत्तर, अशोक इतिहास के महानतम राजाओं में से एक हैं। अशोक ने कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण करवाए थे। ये अभिलेख उनके संदेशों को जनता तक पहुंचाने के माध्यम थे। ये अभिलेख ज़्यादातर प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। इन्हीं अभिलेखों से हमें अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। तो जैसा कि मैंने बतलाया था कि सम्राट अशोक महानतम राजाओं में से एक थे, महान शासक थे। अशोक ने कई स्तंभ और पत्थरों पर अभिलेख खुदवाए हैं, उत्कीर्ण करवाए थे। और उनका अभिलेख में क्या था, सम्राट अशोक के धर्म और संदेश को जनता तक पहुंचाने का माध्यम था। कौन, अभिलेख। और इनके अभिलेख जो भी लिखा गया है वह प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में है। इन्हीं अभिलेखों से हमें सम्राट अशोक की जानकारी मिलती है। बच्चों, आपके पाठ के अंत में 81 नंबर पृष्ठ संख्या को देखेंगे तो वहाँ आपको 4 प्रश्न चर्चा के प्रश्न हैं। आइए चर्चा करें। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं। तीसरा प्रश्न संख्या 3 आपका है कि सम्राट अशोक की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। तो हम लोग अभी इसका उत्तर जानते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान देंगे बच्चों। तीसरा प्रश्न, सम्राट अशोक की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। तो सम्राट अशोक के साम्राज्य अलग अलग भागों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र तथा उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण रखता था। अर्थात पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण रहता था। राजा द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। ये अधिकारी किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों तथा व्यापारियों से कर इकट्ठा करते थे। राजा के आदेशों का उल्लंघन करने वालों को राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर दृष्टि रखते थे। सम्राट राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से इन सब पर नियंत्रण रखता था। तो ये था बच्चों। आइए चर्चा के प्रश्न का तीसरा। अब हम लोग देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है आपका पाठ में दिया गया है, सम्राट अशोक के जीवन में कलिंग युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा था। तो सम्राट अशोक के जीवन में कलिंग युद्ध का बहुत ही जो प्रभाव पड़ा था वह उसका हृदय क्या हुआ था, परिवर्तित कर दिया गया था। अशोक ने 13वें शिलालेख में, याद रखेंगे, अशोक ने 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के भयानक परिणामों का उल्लेख भी किया है। और कलिंग पर आक्रमण कब किया था, तो सम्राट अशोक अपने शासन के 9वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया था और यह युद्ध बहुत भयंकर था। इसमें भीषण रक्तपात और नरसंहार हुआ था, अर्थात कलिंग की धरती खून से रंग गया था। 13वें शिलालेख में अशोक ने उल्लेख किया है कि इसमें 1 लाख लोग मारे गए, कई लाख लोग बर्बाद हो गए, 150 लाख बंदी बनाकर निर्वासित कर दिया गया था। तो ये इस नरसंहार को सम्राट अशोक ने अपने आंखों से देखा था। तो हम सम्राट अशोक के चौथा प्रश्न आपका है कि सम्राट अशोक के जीवन में कलिंग युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा। तो आइए हम इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। अशोक कलिंग राज्य को युद्ध में हराकर उसे अपने साम्राज्य में मिलाने में सफल रहा, लेकिन
युद्ध में हुए भारी नरसंहार ने अशोक के हृदय को परिवर्तित कर दिया। उसका हृदय दया तथा करुणा से उद्वेलित हो उठा और उसने भविष्य में कभी युद्ध न करने की प्रतिज्ञा ली तथा बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। उसने अपने साम्राज्य के सभी उपलब्ध साधन जनता के भौतिक एवं नैतिक कल्याण में नियोजित कर दिया। अर्थात कलिंग युद्ध के बाद उसने प्रतिज्ञा ली कि अब हम युद्ध नहीं करेंगे और जो भी उपलब्ध संसाधन थे उसे जनता के कल्याण के लिए, कल्याणकारी कार्यों के लिए तैयार हो गया और जनता का भलाई होने लगा। तो अपने साम्राज्य के सभी उपलब्ध साधन जनता के भौतिक और नैतिक कल्याण में नियोजित कर दिया। तो ये था बच्चों चौथा प्रश्न। अब आपका है पांचवा, चर्चा का प्रश्न का पांचवा है, अशोक एक लोकप्रिय एवं महान शासक था, आप क्या सोचते हैं? तो ये आपके सोच पर है। तो जैसा कि आपने पाठ पढ़ा तो पाठ पढ़ने से आपको लगा कि सही में सम्राट अशोक महानतम राजा थे। तो आइए हम इसका उत्तर लिखेंगे या जानने का प्रयास करते हैं। पांचवा प्रश्न है, अशोक एक लोकप्रिय और महान शासक था, आप क्या सोचते हैं? तो हम लिखेंगे अशोक एक पराक्रमी राजा था। अपने शासन के प्रथम 10 वर्ष उसने अपने साम्राज्य विस्तार में लगाया, किंतु कलिंग युद्ध ने उस पर इतना गहरा प्रभाव डाला कि उसने युद्ध न करने की प्रतिज्ञा की। वह बौद्ध धर्म अपनाया और धर्म का प्रचार करने लगा। उसने अपने उपलब्ध संसाधनों को जनता के भौतिक और नैतिक कल्याण में लगाना शुरू कर दिया। वह अपनी प्रजा को सुखी रखने के लिए हर संभव प्रयास करता था। उसने प्रजा के कल्याण के लिए सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए तथा विश्राम गृह बनवाए। उसने मनुष्यों तथा जानवरों के लिए चिकित्सा या इलाज, जैसे जानवर या मनुष्य जब बीमार पड़ जाते थे तो उनके इलाज के लिए अस्पताल बनवाया। तो उसने मनुष्यों तथा सम्राट अशोक ने मनुष्यों तथा जानवरों के लिए चिकित्सा इलाज की व्यवस्था भी करवाई। प्रजा के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होने के कारण उसे लोकप्रिय और महान शासक कहा जाता है। तो ये था बच्चों पांचवा प्रश्न का उत्तर। एक बार फिर से हम इसको देखेंगे। पांचवा प्रश्न कि अशोक एक लोकप्रिय और महान शासक कैसे था? तो आप स्क्रीन पर देखिए। अशोक एक पराक्रमी राजा था। अपने शासन के प्रथम 10 वर्ष उसने अपने साम्राज्य विस्तार में लगाए, किंतु कलिंग युद्ध ने उस पर इतना गहरा प्रभाव डाला कि उसने युद्ध न करने की प्रतिज्ञा की। वह बौद्ध धर्म अपनाया और धर्म का प्रचार करने लगा। उसने अपने उपलब्ध संसाधनों को जनता के भौतिक एवं नैतिक कल्याण में लगाना शुरू कर दिया। वह अपनी प्रजा को सुखी रखने के हर संभव प्रयास करता था। उसने प्रजा के कल्याण के लिए सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए तथा विश्राम गृह बनवाए। उसने मनुष्यों तथा जानवरों के लिए चिकित्सा या इलाज की व्यवस्था भी करवाई। प्रजा के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होने के कारण उसे लोकप्रिय और महानतम शासक या महान शासक कहा जाता है। बच्चों, आपके पाठ के अंत में आइए करके देखें कि कुछ प्रश्न हैं। एक प्रश्न है छठा, भारत के कुछ राष्ट्रीय प्रतीकों का नाम लिखिए और उनके चित्र बताइए। मैंने आपको अशोक चक्र, तिरंगा झंडा, अशोक स्तंभ इत्यादि के बारे में बताया था। तो इस प्रश्न का ये प्रश्न आपसे है कि भारत के कुछ राष्ट्रीय प्रतीकों का नाम लिखिए और उनका चित्र बनाइए। तो बच्चों, चित्र आप स्वयं अपने कॉपी में बनाइएगा। मैं कुछ राष्ट्रीय प्रतीक का नाम आपको बतला रहा हूँ। तो भारत के कुछ राष्ट्रीय प्रतीक निम्नलिखित हैं। राष्ट्रीय ध्वज क्या है बच्चों? तो तिरंगा। राष्ट्रीय पंछी मोर, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय फूल कमल और राष्ट्रीय पेड़ बरगद। ध्यान रखने वाली बात है और याद रखने वाली बात है बच्चों कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक क्या क्या है। तो फिर से देखेंगे। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, जहाँ 3 रंग होते हैं,
सबसे ऊपरी भाग में केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे हरा। केसरिया बलिदान का प्रतीक है, सफ़ेद सादगी का प्रतीक है और शांति का प्रतीक है, हरा हरियाली का प्रतीक है और बीच में एक चक्र बना हुआ है जिसे हम अशोक चक्र कहते हैं। राष्ट्रीय पंछी मोर है, राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय पुष्प कमल है और राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। तो ये थे भारत के कुछ राष्ट्रीय प्रतीक। उम्मीद है बच्चों आज का आपको यह पाठ का प्रश्न उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज हम यहीं तक, फिर हम आपके बीच में आएंगे अध्याय 9 ग्रामीण एवं शहरी जीवन को लेकर। आपको जहाँ पर कृषि, सिंचाई, गांव और शहरों के विकास, शहरों का जीवन, जनजीवन व्यवस्था इत्यादि के बारे में हम आपके बीच में आएंगे। तब तक के लिए बच्चों आज हम लोग यहीं तक, फिर हम मिलते हैं आपके बीच नया पाठ अध्याय 9 ग्रामीण और शहरी जीवन को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बच्चों आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको आज का प्रश्नोत्तरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आप सबका आभार और धन्यवाद।